Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 6 of auditing. First of all, we will discuss the contents of the previous lecture. हमने पिछली क्लास में कुछ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट डिस्कस किए थे। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट क्या होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहे होते हैं। मेन एडवांटेज ये होता है कि जो हम ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं दैट इज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। अगर हम इंटरनली स्टाफ को हायर करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन ड्रॉ नहीं कर रहा होता। इससे क्या होता है, हमारे एरर और फ्रॉड के चांसेस होने के कम हो जाते हैं जब हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट कर रहे होते हैं। इसका फायदा किसको होता है? इनकम टैक्स अथॉरिटीज को होता है, शेयर होल्डर्स को होता है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है कंपनीज के अंदर, ठीक है। जब वो एक शेयर होल्डर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना था, वो सबसे पहले क्या देता है, कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट देता है, कहा है कि दीज आर ऑडिटेड और नॉट। अगर वो ऑडिटेड है तो उसके बेस पे वो अपना डिसीजन ले लेता है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर करना है या नहीं करना है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले क्या चेक करते हैं, वो कंपनी की इनकम टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे थे, क्या है कंपनी जो उनसे ऑडिटेड अकाउंट है तो उसके बेस पे कंपनी का इनकम टैक्स सही पे किया गया, ठीक है। उसकी बेस पे उसकी प्रीवियस उसकी लायबिलिटीज वगैरह चेक कर रहे होते हैं, करंट ईयर उसकी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी होता है, शेयर होल्डर्स को होता है, डिफरेंट अथॉरिटीज को, लोगों को होता है इसका ऑडिट रिपोर्ट का। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटीन्यूअस एंड इंटरम ऑडिट। कंटीन्यूअस ऑडिट मैंने उस दिन बताया था कि कंटीन्यूअस ऑडिट ऐसा ऑडिट होता है जो कि हम रेगुलर इंटरवल से करवा रहे हैं कंपनीज का। जबकि इंटरम ऑडिट क्या होता है, इंटरम ऑडिट ऐसा ऑडिट होता है जो कि इंटरम प्रॉफिट के लिए होता था। मैंने बताया था जो दो फाइनल ऑडिट के दरमियान कोई भी ऑडिट होगा दैट इज इंटरम ऑडिट। और जहाँ पे हम इंटरम प्रॉफिट को डिक्लेयर करते हैं, वो बताते हैं शेयर होल्डर को, उसके बेस के ऊपर हमने इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है। इंटरम डिविडेंड क्या होता है? ऐसा पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर एट इंटरम। जब भी हम कंपनी का इंटरम प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर हम इंटरम डिविडेंड का शेयर होल्डर्स को पे कर रहे होते हैं। इंटरम ऑडिट इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है कि कंपनी का इंटरम प्रॉफिट कितना है। उसका फिर हमने देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट में मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, जिसके अंदर हम ऑडिटर जो होता है इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, वो ओपिनियन जो ड्रॉ कर रहा था, इंडिपेंडेंट ओपिनियन ड्रॉ कर रहा होता है, वो इज नॉट रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, वो कोई सैलरी ले रहा होता है। जबकि इंटरनल जो सा ऑडिट होता है वो कंपनी अपनी तरफ से करवाती है, अपना इंटरनली होता है, जो आप इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस वगैरह आ रही होती हैं तो उनके लिए वो होता है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट के लिए वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को आईकेएपी के फॉलो करते हैं। इंटरनल ऑडिट में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उनका इंटरनल स्टाफ होता है, वो अपने इंटरनल वीकनेसेस को वो रिमूव कर रहे होते हैं। जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर्स को इन रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी आईकेएपी के उनको फॉलो करना होता है, ऑडिट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। ये तमाम रिक्वायरमेंट को फॉलो करके ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। जबकि हमारे इंटरनल ऑडिट के अंदर कोई ऑडिट रिपोर्ट हम पेश नहीं कर रहे होते। एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनल ऑडिट के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद आज जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो है एक रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, उसका कंसेप्ट को देखेंगे। उसके बाद हम ट्रू एंड फेयर वो हम डिस्कस करते रहते हैं बार बार, उसको हमने देखना है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ऑडिटर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता वो ईच एंड एवरी एलिमेंट को बैलेंस शीट के, प्रॉफिट एंड लॉस के, हर चीज को वो चेक कर सके, ठीक है। जब उसके पास टाइम की लिमिटेशन होती है तो उसी के बेस के ऊपर वो जो सा ऑडिट करता है वो सैंपल बेस के ऊपर करता है। जब वो सैंपल बेस के ऊपर करता है तो उसके ऊपर वो जो ओपिनियन ड्रॉ कर रहा था, जो एश्योरेंस दे रहा था, दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस ये होता है कि हमने ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को हमने 100% चीज को चेक किया, ठीक है। लेकिन वो 100% हमारे पास टाइम नहीं होता ऑडिट के अंदर, हमारे पास टाइम लिमिटेशन होती है, जिसकी वजह से हम जो एश्योरेंस देते हैं यहाँ पर ऑडिट के अंदर रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस के लिए हमें टाइम ज्यादा चाहिए होता है। अब वो रीजनेबल एश्योरेंस में कह रहा है रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस रिगार्डिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स बट नॉट एन एब्सोल्यूट वन, ठीक है। ये क्या है, हमारी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वगैरह हो रही हैं तो उसके ऊपर जो ऑडिटर अपने एश्योरेंस दे रहे थे दैट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, कि मैं जो ओपिनियन दे रहा हूँ, जो एश्योरेंस है दैट इज रीजनेबल। कंपनी कहीं पे इमटेरियल फ्रॉड एरर हो सकते हैं, ठीक है, जिसके वजह वो कहता है दिस इज अ रीजनेबल नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट है कंप्लीट, ठीक है। Reasonable assurance includes the understanding that there is a remote likelihood that material misstatement will not be prevented or deducted on a timely basis. Reasonable assurance यही बता रहा था कि इसका बहुत कम चांस है कि हमारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो प्रिवेंट नहीं होंगी, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग जो है उसके अंदर कवर हो जाती है रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर। कोई रिमोट, कोई मामूली कुछ छोटी इमटेरियल एरर और फ्रॉड रह सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर। तो जो एश्योरेंस दे रहा होता है ऑडिटर वो रीजनेबल दे रहा था, क्यों? क्योंकि ऑडिट सैंपलिंग के बेस के ऊपर।
उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस का, वो कह रहा है अ टर्म दैट इम्प्लाइज सम रिस्क दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कुड बी प्रेजेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट द ऑडिटर डिडक्टिंग। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मुझसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट दे दी, लेकिन उसका कोई मामूली को इमटेरियल डिडक्शन रह जाती है ऑडिटर से। क्यों? क्योंकि वो जो अश्योरेंस देता है वो रीजनेबल दे रहा था। ठीक है, वो यही कह रहा है सम रिस्क दैट आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट कुड बी प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट ऑडिटर। कुछ भी ऐसा हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रह सकती है। ठीक है, इसमें से उसने जो अश्योरेंस दी थी ऑडिटर दैट इज रीजनेबल। वो कह रहा था कि मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं पर इमटेरियल एरर, मामूली इमटेरियल कहता है कहीं छोटे बहुत, ठीक है, वो इमटेरियल एरर और फ्रॉड हो सकते हैं। तो वो कहता है कि जहाँ पे जो ओपिनियन दे रहा हूँ मैं रीजनेबल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के मामूली से चांसेस हो सकते हैं। उसका वो कह रहा है बाय एक्सप्रेसिंग रीजनेबल एश्योरेंस द ऑडिटर डज नॉट गारंटी दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी डिडक्टेड इन एन ऑडिट। और वो रीजनेबल एश्योरेंस को मजीद और डिफाइन कर रहा है कि ऑडिटर इस चीज की गारंटी नहीं देता कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट के को वो ऑडिट के अंदर डिडक्ट भी हो जाएंगी। ठीक है, तो मटेरियल स्टेटमेंट को उसके वजह से रीजनल एश्योरेंस जो होते हैं उसके नाम मटेरियल मिसस्टेट वो मिसस्टेटमेंट को वो डिडक्ट कर चुका होता है। उसका वो कहता है नो एब्सोल्यूट एश्योरेंस ड्यू टू सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशन इन ऑडिट। वो कहता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारे पास इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, हमारे पास टाइम लिमिटेशन होती है, हम ऑडिट करते ही सैम्पलिंग बेस के ऊपर है। उसके बाद वो हम इसी का कंसेप्ट है रीजनेबल एश्योरेंस का, फैक्टर दैट कॉज ऑडिटर टू एक्सप्रेस रीजनेबल एश्योरेंस यूज ऑफ टेस्टिंग इन ऑडिट। यहाँ पे ऑडिटर वो क्या करता है, वो सैंपल टेस्टिंग कर रहा होता है। ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशन होती है वही, जैसे मैंने बताया टाइम वगैरह की, ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव नॉट कंक्लूसिव। परसुएसिव मीन उसके पास इतना टाइम नहीं होता वो ईच एंड एवरीथिंग को वो चेक कर सके। वो 100 में से 70 ट्रांजेक्शन ले लेगा, ठीक है, और 70 अगर सही है तो उसकी बेस के ऊपर वो रीजनेबल एश्योरेंस वो डिक्लेयर कर देता है कि जो हमारे अकाउंट्स हैं ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग को चेक नहीं कर सकता, दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव। इसे कह रहा है ऑडिट एविडेंस जो होता है हमारा परसुएसिव होता है, नॉट कंक्लूसिव होता है। यूज ऑफ जजमेंट, ऑडिट के अंदर हमारी जजमेंट्स चल रही होती हैं। ठीक है, हम उसी को जो सैंपल लेते हैं, सपोज 100 ट्रांजेक्शन हमने 70 ट्रांजेक्शन लेनी है, फिर उसी 70 को हमने जो सैंपल है उसके जो रिजल्ट हैं वो हम पॉपुलेशन के ऊपर जो 100 हमारी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अगर वो 70 सही हम करें वो जो 100 है तो वो सारी की सारी वो ठीक होंगे, ये जजमेंट हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि जो 30 हमने ऑडिट नहीं की उसके अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, वो इसी वजह से वो ऑडिटर जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा होता है। उसके बाद हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू हमने ऑलरेडी हर जगह पर देखा था कि जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ओपिनियन ड्रॉ करे, दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू। हमारी डेफिनेशन यही पड़ती है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ऑर्डर टू डिक्लेयर द ट्रू एंड फेयर व्यू। तो उसने क्या करा, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। अब वो कहता है a true and fair view in accounting, especially auditing, means that a financial statement is free। financial statement आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार इसके साथ बताता रहता हूँ, आपको पता हो financial statements का, that are income statement, balance sheet, notes to the account, statement of changes in equity and statement of cash flow। These are the 5 elements of financial statement। तो कहता है ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकाउंटिंग स्पेशल ऑडिटिंग मींस दैट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है एंड फेथफुली रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशनिंग ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, वो कहता है जो से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, में कोई एरर और फ्रॉड के चांसेस नहीं है, लेकिन वो फिर भी माइट भी पॉसिबल माइनर से इमटेरियल के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, एंड फेथफुली रिप्रेजेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को, पोजीशन में कंपनी बैलेंस शीट में मालूम हो रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम उसके प्रॉफिट से, जैसे हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी होती है, रिटर्न ऑन एसेट्स होता है, रेशियोज के नाम हम कंपनी की परफॉर्मेंस करते हैं, ईपीएस क्या है उसकी, ठीक है, उसकी टॉप एंड स्क्यू रेशियो क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी, वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया। पोजीशनिंग मीन कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर हम जैसे कहते हैं इसकी कैश इतना है, अकाउंट से बैलेंस इतने हैं, ठीक है, फिक्स एसेट्स इतना है, तो उसके वो ट्रू एंड फेयर व्यू के अंदर उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल उसके पोजीशन को भी देखते हैं एंटिटी की, कि वो वाकई ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया क्या है, फिक्स एसेट जितने बताए गए थे उतने हैं, कैश एट बैंक जितना भी है वो आएगा, बैंक के अंदर इतना कैश पड़ा, कैश इन हैंड जितना आया, तो कैश इन हैंड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ट्रू एंड फेयर व्यू में जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स है ये फ्री होंगी। ठीक है, दिस इज अ ट्रू एंड फेयर व्यू, कंपनी की परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है, कंपनी की पोजीशन जो बताई गई है वही है, दैट इज अ ट्रू एंड फेयर व्यू।
उसके बाद कहता है ट्रू एंड फेयर व्यू कंसेप्ट, कुछ इसकी डेफिनेशन बताई है इसकी ट्रू एंड फेयर व्यू की। वो कहता है कंपनीज एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट मस्ट कंप्लाई विद अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारे होते हैं गैप जिन्हें कहा जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वगैरह। वो कहता है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट मस्ट कंप्लाई विद एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी, गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे, ठीक है। दिस डज नॉट इम्प्लाई अ गारंटी दैट एवरी डिटेल ऑफ अ रिपोर्ट इज एक्यूरेट बट सिंपल, ठीक है। वो कहता है कि हर चीज गारंटी नहीं देती, इस वजह से हम उसके अंदर अपनी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, ठीक है। हम कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे रहे, हम परsuasive के ऊपर जा होता है कि ठीक है जो हम एश्योरेंस दे रहे हैं दैट इज रीजनेबल, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग को हम चेक नहीं कर सकते। उसका कह रहा है दैट इन ऑडिटर्स ओपिनियन द रिपोर्ट रिप्रेजेंट रीजनेबल, ठीक है। बार बार इसके अंदर ऑडिट हम बात करते हैं रीजनेबल की, ठीक है। दैट इज रीजनेबल क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑडिट है वो सैंपल बेस के ऊपर होता है। रीजनेबल बैलेंस रिव्यू ऑफ कंपनी ओवरऑल सिचुएशन, ठीक है। ऑडिटर इसके अंदर क्या कर रहा था, रिपोर्ट के अंदर अपनी रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा था कंपनी की ओवरऑल पोजीशन के बारे में, उसके ओवरऑल सिचुएशन के बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में, ठीक है। उसके कंपनी की पोजीशन के बारे में, उसका आएगा एसेट्स कितने एग्जिस्ट कर, उसकी लायबिलिटीज कितने, उसकी इक्विटी को पोजीशन क्या है, ठीक है। दैट इज बैलेंस शीट आइटम, ठीक है। दैट इज अ ट्रू एंड फेयर व्यू। उसको आप कह रहा है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कहता है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, जबकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसने उसके ऊपर ओपिनियन ड्रॉ करनी होती है। जहां पे हमने शुरू से यही डिस्कस किया था, तो जब अकाउंटेंट का काम एंड हो जाता है तो ऑडिटर का काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑडिटर का काम कब स्टार्ट होगा, जब अकाउंटेंट ने अपना काम एंड कर लिया, उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट कर ली होंगी, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, ठीक है। जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने प्रिपेयर कर चुका है, वो अपने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स अकाउंट, तमाम वो चीजें वो मैनेजमेंट बना चुका होते हैं। वो कहता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी कि कंपनी ने क्या किया है, उसने मैनेजमेंट ने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको आईएफआरएस के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली है। This responsibility include designing, implementing and maintaining internal control. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की, दैट इज मैनेजमेंट की। वो डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, मेंटेन करते हैं इंटरनल कंट्रोल को, रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन और फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ, ठीक है। ये तमाम इंटरनल कंट्रोल को कौन देख रहा होता है, डिजाइन कौन कर रहा था, मेंटेन कौन कर रहा था, इंप्लीमेंट कौन करती है, मैनेजमेंट कर रही है। ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। The preparation and fair presentation of financial statement free from material misstatement whether due to fraud or error। जोन सी हम रिपोर्ट से ये मैनेजमेंट बनाती है, कंपनी बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, वो कहते हैं वो क्या होती है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होती है, उसके अंदर कोई एरर और फ्रॉड के चांसेस नहीं होते, लेकिन इमटेरियल के चांसेस फिर भी होते हैं। हम यहाँ पे बात करें मटेरियल मिस स्टेटमेंट की, ठीक है। उसका वो कह रहा है सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो हमारे गैप होते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, वो कह रहा है उनको अप्रोप्रिएट पॉलिसीज को अप्लाई किया गया, जैसे हमारी डेप्रिसिएशन पॉलिसीज वगैरह होती हैं, ठीक है। तमाम को सिलेक्ट और अप्लाई किया गया है। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की टुवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद कहता है मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट आर रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसेस। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी किसकी जिम्मेदारी होती है, मैनेजमेंट की। अकाउंटिंग जो हम एस्टिमेट बनाते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। उसके बाद कहता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहता है एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ऑडिट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने क्या करना है, ओपिनियन ड्रॉ करना होता है, किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जिम्मेदारी थी मैनेजमेंट की, उसके ऊपर ओपिनियन ड्रॉ करना किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की। जब अकाउंटेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेगा तो हम ऑडिट को कॉल कर लेंगे, ऑडिट टीम को कॉल करते हैं, उनको वो किसने कॉल करते हैं कि वो अपने ओपिनियन ड्रॉ करें, वो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन को ड्रॉ करें, एक्सटर्नल ऑडिटर नॉट इंटरनल ऑडिटर्स, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर जहाँ पे बात करेंगे हम एक्सटर्नल ऑडिटर्स की, तो ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दीज आर द ऑडिटर्स एक्सटर्नल ऑडिटर्स, दीज आर नॉट इंटरनल ऑडिटर्स। वो क्या करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर, वो कहते हैं एक्सप्रेस एन ओपिनियन करते हैं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ऑडिट। उसके बाद कह रहा है कंडक्ट ऑडिट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट। उसके बाद क्या है, हम आईएसए के तहत अपना ऑडिट कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट ऑडिट क्या करते हैं, उसके अंदर हम तमाम ऑडिट वर्किंग पेपर्स बना रहे होते हैं, ऑडिट प्लान बना रहे होते हैं, ठीक है। हमें कैसे कैसे एविडेंस कलेक्ट करना है, कहाँ कहाँ से सैंपल लेना है, दिस इज कंडक्ट ऑडिट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। वैसे अगर परफॉर्म द ऑडिट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना ऑडिट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्लान कर लेते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने क्या करना था, फिर ऑडिट को परफॉर्म करना था। उसको कंपनी में जाके अब उनसे तमाम एविडेंस, तमाम वर्किंग पेपर वो हम फिर बनाते हैं, ठीक है। उस एविडेंस की बेसिस कौन कौन हमें एविडेंस मिले, कौन कौन से नहीं मिले, क्या क्या मटेरियल स्टेटमेंट, क्या एरर है, क्या फ्रॉड है, ठीक है। वहां पे जाके हम फिर क्या करते हैं, परफॉर्म अपना ऑडिट करते हैं, वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो मटेरियल स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है। उसके बाद कह रहा है रोल ऑफ ऑडिटर एज डिटेक्टर ऑफ एरर एंड फ्रॉड। फिर उसके बाद कह रहा है ऑडिटर का क्या रोल है एरर और फ्रॉड की तरफ। एरर आपने पढ़े होंगे, अकाउंटिंग के अंदर भी एरर ऑफ ओमिशन होते हैं, कमीशन होते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, वो कहता है एरर्स आर मिस्टेक कमिटेड अनइंटेंशनली, ठीक है। एरर्स क्या होते हैं जो कि हम अब अनइंटेंशनली करते हैं, आपका फ्रॉड आप करते हैं इंटेंशनली, ठीक है, वहां पे आपके इंटेंशन शामिल होते हैं कि मैंने फ्रॉड करना है। एरर क्या होता है, आप बाई चांस कोई गलती कर गए हो, आपने डेबिट क्रेडिट के अंदर अमाउंट गलत लिख दिया, ठीक है, 1000 लिखना था आपने 1 लाख लिख दिया है, एक सिफर ज्यादा लगा दिया और एक सिफर कम लगा दिया डेबिट क्रेडिट में, दिस इज अ एरर। एरर वो होता है जिसमें आपकी इंटेंशन शामिल नहीं थी कि मैं ये गलती करूंगा, ये बाई चांस आपसे हो गई है। तो कहता है एरर्स आर मिस्टेक्स कमिटेड अनइंटेंशनली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ दीज रिस्पांसिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट, ठीक है। वो आप अकाउंट्स जैसे आप मैनेजमेंट है वो अकाउंट्स बना रही थी, परचेज बुक बना रही थी, सेल बुक बना रही थी, उसके बाद उन्होंने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं, उसके दौरान से कोई एरर हो गया, ट्रायल बैलेंस से क्या होगा, टैली हो गया, ठीक है, या अनटैली जो भी हो गया, ठीक है, उसमें एरर हो गई, लेकिन वो उसकी अनइंटेंशनली थी, उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि हमने एरर करना है। तो वो एरर जो होता है वो अनइंटेंशनली होता है। उसको कहता है व्हाइल फ्रॉड इन्वॉल्व सम इंटेंशन टू गेन आउट ऑफ मैनिपुलेटिंग रिकॉर्ड, जबकि फ्रॉड के हमारी इंटेंशन होती है कि हमने कहाँ पे मिस स्टेटमेंट्स करनी है, कहाँ पे हमने मैनिपुलेट करने हैं अपने रिकॉर्ड को कि हम अपना वो फायदा उठा सकें, ठीक है। वो कैसे वो मैनेजमेंट उसको यूज कर जाता है, इनकम कम शो कर देती है, इनकम ज्यादा शो कर देना, ठीक है। तो फ्रॉड होता है आपका इंटेंशनली, आपकी इंटेंशन शामिल होती है कि मैं ये फ्रॉड करूंगा, मैं अपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करूंगा। तो एरर जो सा होता है वो अनइंटेंशनली होता है, जबकि फ्रॉड आपका इंटेंशनली होता है, आपने मैनिपुलेट करना होता है रिकॉर्ड्स को। वो कहता है कुछ हमारे टाइप्स ऑफ एरर है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, कंपनसेटिंग एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन मतलब कि आप कंप्लीट कोई एंट्री लिखना भूल गए हो, ठीक है, या आपने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, यानी आप कंप्लीट एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए हो, डेबिट क्रेडिट ही नहीं गया, ठीक है, उसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है। सर एरर ऑफ कमीशन होते हैं, आपने रॉन्ग अमाउंट एंटर कर दिया, जैसे मैंने कहा 1000 करनी थी, आपने 10,000 कर दिया, 10,000 करनी थी आपने 1 लाख कर दिया, 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट, लेकिन करना था 10,000, 10,000 करना था। या किसी पार्टी का रॉन्ग अकाउंट आपने डेबिट क्रेडिट कर दिया, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं, ठीक है। सेम इज एरर ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दीस आर ऑल द टाइप्स ऑफ एरर व्हिच यू हैव डिस्कस्ड इन अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग अंदर ये तमाम चीजें देखा है। तो जो इंटेंशनली होगा डेट इज फ्रॉड, जो अनइंटेंशनली होगा डेट इज एरर। ये कंपनी के जो से मैनेजर्स हैं, वो अकाउंट्स वाले हैं, वो इन चीजों को वो एरर वो कर चुके थे, ऑडिटर ने इन चीजों को भी देखना होता है। उसके बाद वो कह रहा है टाइप्स ऑफ फ्रॉड, क्या टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कहता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश है, ठीक है। मिस अप्रोप्रिएशन कैश मतलब यानी जो हमारा लोअर स्टॉक कर रहा होता है, ठीक है, पैसे को कभी कम कर दे, कभी ज्यादा कर दे। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री को आपने आगे पीछे जैसे स्टोर के अंदर कर देते हैं, ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन और ये फ्रॉड की ये भी एक किस्म है, ठीक है। कई दफा हम स्टॉक को ज्यादा शो करते हैं, कई दफा हम कम शो कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम कैश का भी इस तरह ही होता है हमारा मिस अप्रोप्रिएशन, ये भी फ्रॉड की एक टाइप है। उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स मीन हम कई दफा प्रॉफिट को ज्यादा शो कर रहे होते हैं, कई दफा प्रॉफिट को हम कम शो कर रहे होते हैं, शेयर होल्डर को ट्रू पिक्चर नहीं शो कर रहे होते। ये भी क्या है, एक टाइप फ्रॉड की एक टाइप होती है, ठीक है। तो कैश की मिस अप्रोप्रिएशन होगी, कैश कम शो करना या गुड्स को कम शो करना, ठीक है, हमारी इंटेंशन यहाँ पर शामिल है कि हमने फ्रॉड करना है, जबकि एरर के अंदर हमारी इंटेंशन शामिल नहीं होती। उसके बाद हमारा मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, जैसे मैंने भी बताया प्रॉफिट्स का कई दफा हम कम शो करते हैं, कई दफा ज्यादा शो करते हैं। तो हम कम भी शो कर सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हम डिविडेंड नहीं दे सकते, ठीक है। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रॉड व्हिच आर कंपनी कैन कंडक्ट। ऑडिटर को भी इन चीजों को कंसीडर करना है। उसको आता है एरर ऑफ, थोड़े से एरर ऑफ ओमिशन का बता दिया, होता है ट्रांजैक्शन इज टू बी लेफ्ट आउट टू रजिस्टर पार्शियली एंट्री ऑफ वन ट्रांजैक्शन। मतलब ऐसे भी होता है कि हम रजिस्टर के अंदर को एंट्री करना ही भूल गए हो, बिल्कुल ही ओमिट कर गया, ठीक है, इसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा होता, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। यहाँ पे कहता है पार्शियल एंट्री ऑफ वन ट्रांजैक्शन, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक कोई सी पार्शियल एंट्री एंट्री कर दी इसके अंदर, सही है। उसको कहता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का जैसे मैं कहा था कि रॉन्ग पार्टी को आप डेबिट क्रेडिट कर दो आप, ठीक है। जैसे वो कह रहा है रुपीज 1500 रिकॉर्डेड एज 5100, कि हमने 1500 हमने रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन हमने कितनी कर दी, 5100 कर दी, 5100 हमने रिकॉर्ड कर दी, 5100 रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। ये भी क्या हमारा एरर ऑफ कमीशन है।
उसका वो कह रहा है क्लरिकल एरर्स होते हैं हमारे पास, ओमिशन टू पोस्ट, पोस्टिंग अ रॉन्ग साइड अमाउंट टू एन अकाउंट, डबल पोस्टिंग, दिस आर ऑल द टाइप ऑफ क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर यही होते हैं हमारी, कोई भी एंट्री हम कंप्लीट कोई लिखना ही भूल गए, डेबिट क्रेडिट को एरर ऑफ कमीशन कर दिया हमने, 5100 की एंट्री करनी थी 1500 की कर दिया, 1500 की करनी थी हमने 100 की कर दी, ठीक है। ये तमाम कौन से एरर है, ये हमारे क्लरिकल एरर होते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के अंदर कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, तो वो भी एक एरर कर सकते हैं। उसका कह रहा है कंपनसेटिंग एरर, टू एरर्स टुगेदर व्हिच विल रिजल्टिंग इन ट्रायल बैलेंस शीट विल एग्री, कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। एक एक एरर को एडजस्ट करके हम दूसरा एरर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों किस्म के जोन से भी एरर है, लेकिन इससे हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस एग्री है। तो ये तमाम वो एरर हैं जो कि क्लरिकल हम पोस्ट के ऊपर कर रहे होते हैं। दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ एरर जो कि ऑडिटर को तमाम एरर को कंसीडर करना होता है, चाहे वो एरर ऑफ कमीशन है, चाहे एरर ऑफ ओमिशन है, चाहे वो क्लरिकल है, चाहे वो प्रिंसिपल से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, थैंक यू।